हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यानी समाज कार्य। आज मैं आप लोगों से समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, जो आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में दोस्तों फैक्ट और अप्लाइड यानी एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न दोनों हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और अंत में मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आप लोगों के कितने अंक बने हैं। हमारे सामने दोस्तों पहला प्रश्न है कि अंतर क्रिया प्रतिमान को समझने और हस्तक्षेप करने में पहला कदम डैश है। तो याद रखना दोस्तों, चार ऑप्शन है यहाँ पर। एक संचार, संवेदीकरण, संगठन यानी गतिमान बनाना, और चौथा है दोस्तों गोपनीयता। तो याद रखना दोस्तों ये बात कि जब कोई अंतर गतिविधि या उसका प्रतिमान को आप समझोगे, देन उसके बाद हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन करोगे, तो उस इन दोनों को करने से पहले दोस्तों सबसे पहला कदम आप क्या उठाओगे? सबसे पहला कदम होगा दोस्तों कम्युनिकेशन का। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। केस अध्ययन करता। अब केस अध्ययन करता कह रहा है तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बोल रहा है। एक व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में, यानी जो सेवार्थी होगा दोस्तों, उस सेवार्थी के बारे में हम बात करेंगे, यानी मुवक्किल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी क्लाइंट के बारे में। तो आप सोचिए दोस्तों कि एक व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सेवार्थी के बीच में प्रगामी संचालन डैश कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, जब एक व्यक्तिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में जो गतिविधिज होती हैं, जो किसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें पूरा किया जाता है, तो उसके लिए प्रगामी संचालन क्या होगा? प्रोसेस होगा, यानी प्रक्रिया। अब ऑप्शन में देखना दोस्तों प्रक्रिया कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि केस अध्ययनकर्ता और शवार्थी के बीच में प्रगामी जो संचालन होगा वो प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है NDRF। ठीक है, NDRF भारत में प्रतीक है। चार ऑप्शन हैं। पहला है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, और दूसरा है दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, और तीसरा है दोस्तों नेचुरल डिजास्टर रिसर्च फोरम का, और चौथा है दोस्तों नेशनल डिजास्टर रीसेटलमेंट फाउंडेशन का है। तो दोस्तों याद रखना NDRF। तो NDRF दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि किसी दूसरे की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझने की योग्यता कहलाती है डैश है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। संधिवर्ता है, सेकंड है दोस्तों पक्ष समर्थन है, तीसरा है सहयोग, और चौथा है तदानुभूति। याद रखना आप लोग ये बातें कि दोस्तों जब किसी दूसरे की आवश्यकताओं, उसकी कंडीशंस यानी परिस्थितियों को समझने की जो योग्यता होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? तदानुभूति कहलाती है। ये चीज़ें याद रखना। सहानुभूति, तदानुभूति अलग अलग होता है दोस्तों, मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है। संवेदना क्या है, सहानुभूति क्या है, तदानुभूति क्या है, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करो, वहाँ से दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। मैंने टू द पॉइंट बताया है दोस्तों कि समाज कार्य में कैसे यूज किया जाता है तदानुभूति, सहानुभूति और संवेदनाओं को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों के विअर्क्षण, तो याद रखना दोस्तों विअर्क्षण को सीमित और विनियमित करता है? तो चार ऑप्शन है। क्या पर्यावरण अधिनियम जो है दोस्तों वो वनों के विचरण की सीमित और अनियमित करता है? पर्यावरण अध्ययन पहला दोस्तों ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, और तीसरा है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम। दैट इज राइट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। वन संरक्षण अधिनियम के माध्यम से दोस्तों वनों के विचरण को सीमित और विनियमित करता है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। चार ऑप्शन है आपके सामने। मनोसामाजिक और मनोगत्यात्मक, व्यवहार परक
और समाज संज्ञानात्मक। याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश जब चिकित्सा अंतः संघर्ष सिद्धांत पर आधारित होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो दोस्तों आपको कहलाएगा मनोगत्यात्मक सिद्धांत। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 7 है और इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान मैंने बता रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम किसी भी रूप में निर्दिष्ट होता है या है? दोस्तों मैंने बता रखा है आप लोगों को आर्टिकल्स 24 के बारे में, है ना। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है दोस्तों कि और आर्टिकल्स में क्या क्या होते हैं, जिससे आर्टिकल्स 22 के बारे में भी जान लीजिए, 23 और 25 के बारे में भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों आर्टिकल 22 क्या कहता है? याद रखना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब दोस्तों बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाए तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। लाइक पहला क्या होगा? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सेकंड, 24 घंटे के अंदर यानी आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ये होगा कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो याद रखना दोस्तों आर्टिकल्स 22 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसमें कई खंड भी बनाए गए हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से, खंड जैसे 3, 4, 5, 6 इन में बताया गया कि तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति का अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और निवारक निरोध के जो उद्देश्य हैं उन व्यक्ति को अपराध के लिए दंड, ठीक है ना, दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना होता है। और वस्तुतः हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यह जो निवारक है निरोध राज्य की यानी सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना, भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों को पता करना, है ना, इन चीज़ों को। और जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध या किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे सरकार ऐसे व्यक्ति को अकेले 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है और यदि गिरफ्तार करने में व्यक्ति की 3 माह से अधिक समय लगता है तो निरुद्ध करना होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। तो प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग कहा जाएगा? तो आर्टिकल्स 22 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बाय द वे मान लीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम में 22 आ जाए, है ना, तो ये चीज़ें याद रखना जरूर। 23 है दोस्तों ये कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध होता है इसमें। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की खरीदी और बिक्री, बेगारी और किसी भी प्रकार के अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ जो भी श्रम निषेध होता है उन सभी चीज़ों को ठहराया जाता है और इसका उल्लंघन जो है दोस्तों वो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, आप नोट डाउन करिए उसको, NOT मिलेगा आपको कि बाय द वे अगर मान लीजिए आर्टिकल्स 23 के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों आर्टिकल 24 तो मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा है बाल श्रम किसी भी रूप में निषेध होता है ना। तो यहाँ पे बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में बात किया जा रहा है। देखो दोस्तों एक चीज़ मुझे याद आ गया, कुछ दोस्तों फ़ोन करके और मैसेज के माध्यम से ये मुझे बताते हैं कि सर जितना आप पढ़ा रहे हैं क्या वो इनफ है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं जितना आप लोगों को UGC नेट के सिलेबस में सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ये दोस्तों सभी चीज़ें इनफ ही है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन याद रखना कि क्वेश्चंस जो बनेगा UGC नेट का वो दोस्तों क्वेश्चन घुमा के भी बना सकता है।
अभी मैं इसी क्वेश्चन आर्टिकल 24 के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, है ना। तो क्वेश्चंस दोस्तों घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना दोस्तों कि अब आप कहो कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध कौन से आर्टिकल्स में आया है, तो अगर यहाँ पर कह दे 24, तो यहाँ तो मैंने आपको 24 तो बताया ही नहीं, लेकिन 24 में मैंने तो ये बता रहा हूँ कि बाल श्रम किसी रूप में निषेध होता है। बात दोनों दोस्तों सिमिलर है, आपको सेंटेंस को समझना होगा। देखिए, टीचर का मतलब है आपको सिर्फ मार्गदर्शन देना। मेरा काम है दोस्तों आपका मैं मार्गदर्शन देता हूँ, ये नहीं करता कि मैं आपको हाँ ये जाके वहाँ पे करना, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, यहाँ सारी चीज़ें करना आपको है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। याद रखना दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना कि आपको मैं सही रास्ता बताऊँ, किस तरीके से आप JRF लाओगे, किस तरीके से आप UGC नेट को क्रैक करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूज़न थे, शायद मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई होगी। तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन भी करते चलिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हुई है वही बताऊँ वही लिखो आप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसे भी लिखा करो, वो भी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना। जिससे देखिए मैंने आर्टिकल 24 के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रश्न पूछ लेता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों व अन्य किसी जोखिम भरे काम को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन से आर्टिकल्स में आता है। तो आप बताओगे वो भी आर्टिकल्स 24 ही है। देखिए यहाँ पर सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, आपको शब्दों पर ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप दोस्तों इस UGC नेट को क्वेश्चनों को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने देखो यही क्वेश्चंस अगेन बोला हूँ। यहाँ बोल रहा है अनुच्छेद बाल श्रम, और मैंने यहाँ पर बोल दिया है आपको कि अन्य किसी जोखिम भरे काम से नियुक्त नहीं किया जा सकता, है ना, किसी भी व्यक्ति को। तो ये चीज़ें दोनों सिमिलर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ आर्टिकल 25, अंतःकरण की ओर। यहाँ कहा जाता है आर्टिकल 25 में कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल्स 25 में आता है। क्वेश्चंस बनते हैं अप्लाइड, मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों को सेंटेंस बना के देता हूँ ताकि लगे कि अगर क्वेश्चंस आते हैं बड़े लेवल पर भी तो आप उसे आसानी से समझ सकें, है ना। हालांकि हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ शब्दों का फेर होगा दोस्तों, है ना। तो आप बिल्कुल घबराए ना, आराम से क्वेश्चनों को पढ़ें। उसके बाद दोस्तों आप अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन जो, तो आप एलिमेंट करना सीखो, क्वेश्चनों को हटाना सीखोगे तो ऑटोमेटिक जो बचेगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा, है ना। इस तरीके से एलिमेंट करना सीखो, तो भी तुक्का नहीं मारना, है ना। समझ के अंडरस्टैंडिंग करके तभी आपको दोस्तों उस क्वेश्चन का सही अंक मिलेगा आपको। आर्टिकल्स 25 में यही बोला जा रहा है। कहने का मतलब है मेरा कि किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी व्यक्ति और किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका जो है प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये आर्टिकल्स 25 कहा जा रहा है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे इतना सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस वजह से दोस्तों लंबी वीडियो बन जाती है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यावसायिक समाज कार्य के ऐतिहासिक, ठीक है, पूर्व उदाहरणों, मतलब यहाँ पे पूर्व उदाहरणों से लेकर बोल रहा है ये कि जैन एडम्सन का नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा है। तो दोस्तों अब आपको ये बताना है कि अगर व्यावसायिक समाज कार्य में, देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चनों को कहना है, समझ रहा हूँ, आप भी ऐसे ही समझो। प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक समाज कार्य, ठीक है, ऐतिहासिक पूर्व उदाहरणों से, इतिहास के पिछले उदाहरणों से लिया हुआ है। क्या उस व्यावसायिक समाज कार्य में जब इतिहास में बात जैन एडम्स का नाम सबसे ज़्यादा बार जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से है, कि द पुअर लॉज से है, कि सेटलमेंट मोमेंट से है, कि कंट्री काउंसलिंग से है? अब दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे समाज कार्य के इतिहास की वीडियो अगर देखा होगा तो मैं उस इतिहास की वीडियो में जैन एडम्सन के बारे में बताया होगा। यदि नहीं बताया होगा दोस्तों तो अभी आपके सामने सेटलमेंट मोमेंट के बारे में बताना मुझे है सिलेबस में। ये यूनिट नंबर 10 में दिया हुआ है सेटलमेंट मोमेंट, और यूनिट नंबर 4 में भी इसका थोड़ा सा एक जिक्र किया गया है। जहाँ पे आंदोलन की बात होती है वहाँ पर भी इस चीज़ों को देखा जाएगा। तो मैं अभी आंदोलन पे आप लोगों को
धीरे धीरे इस वीडियो ला रहा हूँ। अभी एक और वीडियो मुझे लेके आनी है, एपिको आंदोलन वगैरह तो मैंने बता चुका हूँ, कुछ और आंदोलन रह गए हैं, तो उसी के माध्यम से दोस्तों जो सेटलमेंट मूवमेंट होगा, ये व्यवसाय समाज कार्य में ये जेम एडम्स का नाम देखने को सबसे ज़्यादा बार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा दोस्तों यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज कार्य शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कार्य कार्यक्रम का मूल पहलू नहीं है? ठीक है, अब आपको दोस्तों क्वेश्चन में ही कह दिया क्षेत्र कार्य। अब यहाँ जब आप कभी क्षेत्र कार्य के बारे में देखिए, आप जब यूजीसी नेट सिलेबस को देखोगे, यूनिट नंबर 9 में भी क्षेत्रकार अभ्यास नंबर 1 और 10 में दिया है क्षेत्रकार अभ्यास नंबर 2, इस तरीके से दिया है। तो क्षेत्रकार का मतलब है दोस्तों फील्ड वर्क। अगर आप लोगों ने BSW MSW दोनों किया होगा तो आप लोगों ने 5 साल 5 बुकें भरे होंगे, 5 टोटल बुक आती हैं टोटल BSW MSW को मिलाकर, तब जाकर आपने फील्ड वर्क को कंप्लीट किया होगा। इसलिए दोस्तों यूजीसी नेट में, या नेट में ही नहीं, समाज कार्य में इसलिए कंपलसरी बन जाता है कि क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क जनरल या फील्ड वर्क प्रोग्राम। तो यहाँ क्या मूल में से पहलू नहीं है? तो नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान देना हमें, है ना। देखिए, करके सीखना, दैट इज ये है भाई, ये क्षेत्र कार्य कार्यक्रम का है, करके सीखो, अनुभव से सीखो, ये चीज़ें हैं। शैक्षिक दृष्टि से नियोजित, हाँ ये भी है, एजुकेशन से भी ये है, ठीक है। लेकिन क्या अन्वेषण कार्यक्रम है? अन्वेषण मतलब शोध। देखिए, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब क्षेत्र कार्य में भी जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ऐसी नहीं, देखो हमने पढ़ा है रिसर्च के बारे में, लेकिन क्षेत्र कार्य का जो क्षेत्र कार्य है, एक फील्ड वर्क है, उसका जो प्लान होगा वो उसका मूल पहलू नहीं है कि आप उसका शोध का प्रोग्राम करो, प्लानिंग करो, कार्यक्रम करो। ऐसा नहीं है कि आप कार्यक्रम करो शोध का, रिसर्च के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। यही समझना जरूरी है आपको, कहाँ क्या चीज़ फॉलो होती है, कहाँ क्या चीज़ नहीं फॉलो होती। यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं और आपको ईजी शब्दों में बता सकता हूँ कि अन्वेषणात्मक कार्यक्रम क्यों नहीं होता, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 4 पे, समस्याओं का हल देना। समस्याओं का हल देना, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि क्षेत्र कार्य कार्यक्रम समस्याओं का हल देना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हल देना तो होता है ना। तो ध्यान दो इस बात पर, हल देने मतलब नहीं, वहाँ सिर्फ मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक प्रकार से समस्याओं का समाधान मैं आपको क्या कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ हर एक चीज़ में कि आप इस तरह से पढ़ना है, ऐसे करना, वैसे करना है। लेकिन जब क्षेत्र कार्य आप करोगे, उस कार्यक्रम का जो पहलू होगा वो पहले तो अनुभव पर होगा, फिर करके सीखने से होगा, एटमॉस्फियर से होगा, उसके मतलब कई एक्टिविटीज़ हैं, कई जैसे एजुकेशन की एक्टिविटीज़ ले लो, यहाँ पे देखो एजुकेशन दे रखा है, सोशल का ले लो, सोशल का दे रखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखा है। लेकिन क्षेत्र कार्य कार्यक्रम का पूछ रहा है, ये समस्याओं का हल देना दोस्तों, ये समाज कार्य कार्यक्रम के मूल के जो पहलू हैं ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जिसमें 3rd और 4th होगा, ये ऑप्शन नंबर 4th, आप देखो केवल 3rd और 4th होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य व्यवहार को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के चिकित्सकीय हस्तक्षेप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं कहा जा सकता? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। मुक्त साहचर्य जुड़ा हुआ है, संक्रमण भी जुड़ा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, व्यवहार से उसके प्रति संक्रमण भी, लेकिन परिवेशगत प्रभाव ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों, ये राइट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संवृत्तिक क्षेत्र की धारण संबद्ध है। अब दोस्तों ये किससे संबंध है? पहला ही ऑप्शन सही, कार्ल रोगर्स, ये इन्हीं से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ जाना है, और ये नहीं होगा बाकी डब्ल्यू और फोर्ट भी नहीं होंगे, ना कार्ल पियर्सन ना कोर्ट लेविंग होंगे, ठीक है, कार्ल रोगर्स होंगे। इनको रोजर्स भी कई लोग जानते हैं, ठीक है। डैश क्वेश्चन है नेक्स्ट कि डैश में यह निहित है कि आवेगों को अवांछित आवेग के स्थान पर उसका विरोधी आवेग, ठीक है, लाकर
अमिगता क्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो? ठीक है, क्या प्रतिगमन कह सकते हो इस सेंटेंस को? ओवरऑल नहीं। प्रेक्षण कह सकते हो क्या? नहीं। अलगाव इसको कह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि कुछ आवेगों और अवांछित आवेग, अवांछित मतलब आपको समझना है सामान्य से, सॉरी असामान्य से, ठीक है, अवांछित, अवांछित असामान्य से समझना है। मैंने आप लोगों को सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार के बारे में समझाया है, तो वहाँ से इससे रिलेट करो कि उसके स्थान पर उसका विरोधी जो वेग होगा उसको लाकर अमिज्ञता के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है, तो दोस्तों प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है, वो प्रोसेस निर्माण कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आप लोग मुझे, जितने भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं वीडियो पर, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। यदि कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा सरल शब्दों में, और नेक्स्ट कोई ना कोई वीडियो भी बना के आप लोगों को अपलोड करके दे दूँगा 2-4 मिनट के लिए, ताकि आप लोग उस सेंटेंस को समझ जाओ। क्वेश्चन है दोस्तों ये कि यदि कोई व्यक्ति किसी को घाटा या कमी के रूप में देखता है, तो यदि वह पूरा करने की कोशिश करता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चंस है ना। देखिए क्या कह सकते हो, क्या इससे वैराग्य? नो। इनकार? नहीं। क्षतिपूर्ति? दैट इज राइट क्वेश्चंस। जब मैं डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाया है वहाँ पर दिव्यांगता के बारे में, तो इन शब्दों का जिक्र किया है मैंने। ठीक है, तो उन चीज़ों को दोस्तों आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको समझना है सब कुछ, है ना। ये नहीं कि सिर्फ एक सुनना है और सुन के फिर भूल जाना है, ऐसा नहीं करना है, समझ समझ के काम करना है। क्वेश्चन है 14 एक ऐसा बिछोभ है जो व्यक्ति और परिवेश के बीच घटित होता है और उसमें असामान्यताओं को नकारा जाता है, तो सामान्यताओं पर ऐसा बल होता है जिसके पीछे यथार्थ के आधार नहीं होता। देखो नहीं के क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टफ थे दोस्तों उस समय। ठीक है, सारे जिसमें नहीं आए तो अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है दोस्तों संप्रवाह, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है बिछोभ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। मैं आप लोगों को बिछोभ के बारे में भी बताऊंगा ये क्या चीज़ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डैश और संपर्कगत बिछोभ के बारे में। दो क्वेश्चंस अगेन आ गए। बिछोभ है जो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताता है कि जिसमें व्यक्ति अपने साथ एक ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि वे दूसरों के साथ करना चाहेगा, दूसरे द्वारा अपने साथ करना चाहेगा। तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? क्या संप्रवाह? नहीं। प्रक्षेपण? नहीं। अंतःक्षेपण? नहीं। प्रतिवेष्टन? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कहलाता है दोस्तों संपर्कगत बिछोभ की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने साथ ही व्यवहारों को एक दूसरे के साथ में क्या करती है? कनेक्ट करती है, यानी जोड़ती है। प्रतिवेष्टन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ड्रग्स, अफीम, मैं आप लोगों के लिए एक मादक पदार्थ जो सारे होते हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर मैं निकोटीन और मैथाडोन, मार्फिन और हीरोइन, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा। हालांकि आप लोग देख लीजिए, अभी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी मैं वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कह रहा है कि बताइए ड्रग्स अफीम से निकलती है, तो आपको इनमें से ड्रग्स जो ड्रग्स हैं वो अफीम से निकलती है ना। तो आपको मैं बता दूं, एक हीरोइन है उससे निकलता है ड्रग अफीम से, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर निकलता है मार्फिन से, और मैथाडोन से नहीं निकलता, ना ही निकोटीन से भी निकलता है। तो ड्रग अफीम से ही निकलती दोस्तों, तो ये हीरोइन और मार्फिन से ही निकलती है। तो ऑप्शन में देखो पहला दूसरा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है यहाँ पर, सही है दोस्तों ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोलमैन के अनुसार अगर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अल्प अवधि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, उसके बाद करो, है ना दोस्तों। 4 क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, कह रहा है कि प्रक्रिया बताओ, प्रोसेस बताना है अल्प अवधि परिवर्तन के जिम्मेदार के लिए, लेकिन ये अकॉर्डिंग है किसी के, ये अकॉर्डिंग किसके है? केलमैन के। समझना ये भी है जरूरी। कभी कभी केलमैन नहीं देगा तो ये आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। फिर जब केलमैन के दिया है तो भाई डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए केलमैन के बारे में सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ केलमैन कहा जाए या तो कोलमैन कहा जाए, बात दोनों एक ही दोस्तों, क्या कोलमैन भी नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो संप्रवाह जो चीज़ होती है और तदानीकरण, ये नहीं आता इसका
अल्पावधि का परिवर्तन, ना ही आत्मसातन का होता है, ना ही आत्मभ्यंतरीकरण का भी होता है, अभ्यंतरीकरण। तो याद रखना दोस्तों, संप्रभाव जो संप्रवाह होता है, ये होता है दोस्तों अल्प अवधि परिवर्तन के लिए। मैं आप लोगों को जब बताऊंगा दोस्तों समावेश, ठीक है, समावेशन, और एक बताऊंगा आत्मसात के बारे में, आत्मसातीकरण के बारे में, तदात्मीकरण के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। कहने मतलब है कि इसकी वीडियो आने वाली है दोस्तों, है ना। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, समाज कार्य व्यवहार में मॉडलों यानी सिद्धांत की बात हो रही है अब यहाँ पर, जिसके आवास्य से कार्यस्थल नशे की अवधारणाओं का सेवार्थी के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। क्या गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है, जीवन मॉडल कहलाता है, कि सिस्टम थ्योरी बोलती है, कि इसको समस्या समाधान सिद्धांत बोला जाता है। दोस्तों याद रखना, ऐसी कंडीशनों पर कि जो जीवन मॉडल होता है दोस्तों, वो समाज कार्य व्यवहार के आवास और कार्यस्थल को, ठीक है, उसके नशे जो कार्यस्थल जो वहाँ पे ये चीज़ें समस्याएं निकल के आ रही हैं, मिल रही हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को सेवार्थी के व्यवहार पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, वो विशेष रूप से दोस्तों जीवन मॉडल के ही अंतर्गत देखा जाता है समाज कार्य के व्यवहार में अगर देखा जाए तो। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ दोस्तों मैं। क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक साहचर्य सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि विभेदक साहचर्य सिद्धांत किसने बताया है ना। तो ये मालूम होना चाहिए आपको, और इसके बारे में बता दूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको IMP बना लीजिए भी क्वेश्चन को। एडविन H सदरलैंड, है ना, पता होना चाहिए। हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपको मालूम होना चाहिए कि विभेदक साहचर्य सिद्धांत क्या चीज़ है ना, उसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और इस प्रिंसिपल के कौन प्रतिपादक हैं, तो एडविन H सदरलैंड है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित किया हुआ है, यानी स्वप्न युक्त का प्रकार है। अच्छा, स्वप्न युक्त का, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, स्वप्न युक्त का प्रकार है। अब दोस्तों उदातीकरण ये नहीं है, ना ही औचित्य स्थापन भी है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, प्रतीकीकरण ये आपका एक स्वप्न युक्ति का प्रकार में माना जाता है, दमन नहीं माना जाता है। और डर तो आपको पता ही होगा, एक संवेग है वो, है ना। ये सारी चीज़ें आती देख मिल सकता है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। डैश अतीत के क्रियाशील अनुभव का अध्ययन पर समीक्षा करिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप किसी एक्टिविटीज़ की अतीत का मतलब समझ रहे हो ना, अतीत में कोई चीज़ हुई हो, तो अतीत की जो गतिविधि होगी, उस अनुभव के अध्ययन की जब आप समीक्षा करोगे, वर्णन करोगे, तो क्या आप अभिलेखन करोगे उसका, क्या परीक्षण करोगे आप उसका, क्या आप जवाबदेही करोगे, क्या नो मूल्यांकन करूँगा मैं। क्योंकि रीज़न है, हम उसका ऑब्जर्व करते हैं। अतीत में जो घटनाएं घटित होती है उसका ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मूल्यांकन करते हैं कि भाई कैसा हुआ, किस तरीके से बच्चा था, अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, अतीत का जो था, अतीत के बारे में तो जानेंगे हम, तभी तो उसके अंदर जब इम्प्रूवमेंट, जो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, ऐसी समस्याओं से उसको निपटारा दिला रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से आप देखोगे, एज अ इवेल्युएशन के माध्यम से ही ना, यानी मूल्यांकन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा कौन, फोर्थ है ना, हाँ, इवेल्युएशन, 1 मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सामने ये कि शोधकर्ता क्षेत्र से जो डाटा इकट्ठा करता है, वह वेरी इजी क्वेश्चंस आप लोग बता देंगे इसका, है ना, तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक स्रोत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक प्रयोग किस्म की डिज़ाइन सम्मिलित है ना। अब डिज़ाइन देखो यहाँ पे पूछा है प्राक प्रयोग, ये ध्यान देना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना। इसके लिए बता दो दोस्तों मैं आपको, पहली चीज़ तो ये कि जब भी कभी इसका यूज़ होता है तो उत्तर परीक्षण साम्य समूह डिज़ाइन भी होता है, ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये होना ज़रूरी है इसका। फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक तत्काल केस अध्ययन भी होता है इसका, और इसका समूह पूर्व परीक्षण और उत्तर परीक्षण डिज़ाइन भी होता है, लेकिन प्रायोगिक डिज़ाइन नहीं होता है। अब यहाँ पर ये देखो ऑप्शन में कि ए बी और डी कहाँ है, ए बी डी, ये ऑप्शन नंबर 3 ही देखो यहाँ पर है, ए बी डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक निष्क्रिय नेता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस।
तो अहस्तक्षेप समर्थक नेता एक निष्क्रिय होता है ना, पैगंबर वगैरह नहीं होते, लोकतांत्रिक नेता भी नहीं होता है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुख प्रकार्य नहीं है। तो विशेषज्ञ के रूप में नेता, और आयोजन के रूप में नेता, आयोजक के रूप में नेता, और मध्यस्थ के रूप में नेता, और समूह के, यहाँ देखो समूह के प्रतीक में, ये ऑप्शन सही है। समूह के प्रतीक के रूप में नेता दोस्तों जो होते हैं वो प्रमुख प्रकार नहीं होते हैं, है ना। बाकी सारे ये एक प्रकार के रूप में आते हैं, देखा जाता है इनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, प्रबलीकरण सिद्धांत के अनुसार अगर बात करूँ मैं, अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे। यदि मेरी थ्योरीज ऑफ लर्निंग वाली वीडियो देखा भी होगा तो भी आप इसका सही जवाब दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, प्रबलीकरण का सिद्धांत अंतः व्यक्ति आकर्षण का प्रमुख आकर्षक रहा है। क्या पुरस्कार रहा है, क्या दंड रहा है, कि गौड़ दंड रहा है, कि गौड़ पुरस्कार रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ईएल थॉर्नडाइक का है। ईएल थॉर्नडाइक ने इस पर चर्चा किया है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो अंतः व्यक्ति आकर्षण के प्रमुख आकर्षक रहा है प्रबली का सिद्धांत में, वो पुरस्कार रहा है ना, रिवॉर्ड रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट है वो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज कार्य या सामाजिक कार्य व्यवहार में सामान्य तंत्र सिद्धांत का इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से किस परिवेश में जारी होनी चाहिए। क्या वास्तविक, ठीक है दोस्तों, क्या वास्तविक परिवेश से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सही है। तो क्या दोस्तों आपको सेवार्थी और अनुभूत परिवेश से होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी बात सही है। कार्यकर्ता यानी कर्ता से लो यहाँ पे, तो द्वारा अनुभूत परिवेश न हो। हाँ होता है। सामाजिक कार्य व्यवहार में सामान्य तंत्र का जो सिद्धांत है वो इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मी को निम्नलिखित में से परिवेश में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड भी होगा। अच्छा नेक्स्ट, आरंभिक बचपन के परिवेश। आरंभिक बचपन का परिवेश दोस्तों ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता कि समाज कार्य के व्यवहार में समाज तंत्र के सिद्धांतों के इस्तेमाल करते समय सामाजिक कर्मियों को परिवेश की जानकारी दी जाए, तो ये परिवेश के बारे में आरंभिक बचपन के परिवेश से कोई संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, मैंने टोटल आप लोगों से 27 क्वेश्चन किया है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि 27 में से आप लोगों के कितने राइट हैं, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं दोस्तों, अगर कोई चीज़ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करो, ठीक है। मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करूँगा दोस्तों, उसका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।